नमस्कार छात्रों। अब तक हमने प्रश्न पत्र क्रमांक 16 भाषा विज्ञान के अंतर्गत तीसरी इकाई पद विज्ञान में पद और शब्द इस मध्य को देखा है, साथ ही साथ पद और संबंध तत्व इस मध्य को भी देखा है। अभी के लेक्चर में हम संबंध तत्व के जो प्रकार है इसको थोड़ा सा उदाहरण सहित देखने वाले हैं। इसके पहले हमने संबंध तत्व क्या है, संबंध तत्व भाषा में कितना महत्वपूर्ण है, भाषा के प्रयोग में संबंध तत्व की कितनी आवश्यकता है, ये बातें थोड़ी सी देखी है। और इन बातों के आधार पर संबंध तत्व कितने प्रकार के हो सकते हैं यहाँ पे हमें देखना जरूरी है। और हमारे इस इकाई में ये मुद्दा भी दिया है संबंध तत्व के प्रकार, इसको हम आज देखने वाले हैं। लगभग 8 प्रकार जो है संबंध तत्व के पद विज्ञान के अंतर्गत वहाँ पे आ जाते हैं। 8 प्रकारों से वो सभी विभक्तियाँ, वो सभी परसर्ग जो है या प्रत्यय जो है वहाँ पे वाक्य में प्रयुक्त होते हैं और उसके आधार पर हम देखते हैं कि उस वाक्य का निश्चित अर्थ जो है संबंध तत्वों के कारण ही हमें समझ में आता है। तो चलिए हम संबंध तत्व के प्रकारों को थोड़ा सा विश्लेषित करेंगे। कुल मिलाकर 8 प्रकार जो है उसके बताए गए हैं। मैं एक एक करके उसका विश्लेषण करूंगा और उसके बाद इस इकाई को हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। पहला जो संबंध तत्व का प्रकार है प्रत्यय। सबसे पहले मैं इनके नाम गिनाऊंगा संबंध तत्व के प्रकार। पहला प्रत्यय, दूसरा है परसर्ग, तीसरा उपसर्ग अथवा इसको पूर्व सर्ग भी कहते हैं, चौथा है स्वतंत्र शब्द, पांचवा है ध्वनि प्रतिष्ठापन, छठा है आदेश, सातवां है शून्य विभक्ति और आठवां है द्वित्व। तो इस तरह से ये 8 प्रकार के संबंध तत्व जो है हमारे पद विज्ञान के अंतर्गत या भाषा विज्ञान के अंतर्गत वहां पे देखने को मिलते हैं। तो इसमें से पहला जो है प्रत्यय, इसको मतलब इस संबंध तत्व को प्रत्यय क्यों कहा जाता है या ये प्रत्यय संबंध तत्व भाषा में या वाक्य में कहाँ पे प्रयुक्त होता है उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। देखिए, प्रत्यय जो है संबंध तत्व का महत्वपूर्ण भेद है। कभी कभी यह प्रत्यय सार्थक भी होते हैं। अब हमने इसके पहले देखा था कि संबंध तत्व इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कभी कभी संबंध प्रत्यय जो है सार्थक भी होते हैं। इसका मतलब यह है कि संबंध तत्व के रूप में प्रत्यय जो आते हैं कि कभी कभार उसका अर्थ भी वहां पे अपना होता है। तो ये प्रत्यय के बारे में एक उसकी अलगता है। तो संबंध तत्व में प्रत्यय महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि संबंध तत्व में प्रत्ययों का कभी कभी वहां पे अर्थ भी होता है या कभी कभी वो सार्थक रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। इसके बावजूद इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, अर्थात किसी भी प्रत्यय का जो है स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। अर्थात हमने संबंध तत्व के बारे में भी वही देखा कि ये स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं होते, वो किसी शब्द के साथ, किसी पद के साथ या किसी वाक्य में ही प्रयुक्त होते हैं। स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग न होने के कारण उसकी कोई अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो इसलिए ये कभी कभार स्वतंत्र अर्थ देते हैं फिर भी स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते। प्रत्यय अर्थात शब्द के अंत में जुड़ने वाले तत्व को प्रत्यय कहते हैं। देखिए, ये इसको पहचानने का एक तरीका है कि ये हमेशा जो है प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जुड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर मानवता शब्द है और इसमें मूल शब्द जो है मानव है और उस मानव शब्द के साथ ता जो ये प्रत्यय जुड़ा है, ये विभक्ति प्रत्यय जो है हम उसको हम प्रत्यय के रूप में देख सकते हैं। अर्थात मानव शब्द में जुड़ा हुआ ता जो चिन्ह है या जो अक्षर है वह प्रत्यय का उदाहरण है। उसका कारण यह है कि प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ते हैं। इतना ध्यान में रखिए, प्रत्यय को पहचानना है तो शब्द के अंत में जुड़ने वाले जो भी तत्व है वो सभी के सभी वहां पे प्रत्यय के रूप में हम उसको रख सकते हैं। अर्थात प्रत्यय की आसान और उसको पहचानने का आसान तरीका है शब्द के अंत में जुड़ने वाले सभी तत्व प्रत्यय कहलाते हैं। तो मैंने जो अभी उदाहरण दिया था कि या फिर जीवन यापन शब्द है, तो जीवन एक मूल शब्द है और उसके साथ यापन जो जुड़ा है, ये जीवन यापन जो है, यापन वहां पे प्रत्यय के रूप में वहां पे मौजूद है। तो यापन का भी अपना स्वतंत्र अर्थ है। तो इस तरह से कभी कभार प्रत्यय जो है अर्थ पूर्ण भी होते हैं और कभी कभार अर्थहीन भी होते हैं। लेकिन
ये अर्थपूर्ण और अर्थहीन होने के बावजूद भी उनका अपना कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। तो हम वहां पे मानवता शब्द में लगाया हुआ ता और जीवन यापन शब्द में लगाया हुआ यापन शब्द जो है वहां पे हम देखते हैं कि यापन का कुछ तो अर्थ है, ता का कुछ भी अर्थ नहीं है। तो इस संदर्भ में प्रत्यय के बारे में कहेंगे कि प्रत्यय कभी कभार सार्थक भी होते हैं और कभी कभी उसका कोई अर्थ भी नहीं होता और वो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते। तो शब्द के अंत में जुड़ने वाले सभी तत्व जो है प्रत्यय कहे जाते हैं। प्रत्यय के भी कई उपभेद है। अब प्रत्यय के भी थोड़ा सा उसको भाषा वैज्ञानिकों ने या व्याकरण विदों ने जो है प्रत्यय के भी कुछ भेद माने हैं। और वो क्या कहते हैं, देखिए, धातु से जुड़कर शब्द निर्माण करने वाले कृत प्रत्यय होते हैं। मतलब भाषा में मूल एक धातु होती है, किसी भी शब्द का एक मूल धातु होता है और उसके आधार पर वो शब्द जो है वहां पे बना हुआ होता है। तो मूल धातु के साथ जुड़कर जो आते हैं उसे कृत प्रत्यय कहा जाता है। और उदाहरणार्थ ति, तव्य, अनीय, अन, ये जो प्रत्यय के तत्व है या अक्षर है, देखिए ति, तव्य, अनीय और अन, ये प्रत्यय के उदाहरण है। तो उसका उदाहरण भी देखेंगे। देखिए, मतलब ये सभी जो है शब्द के अंत में जुड़ते हैं। और गति, अब इसमें ती जो आता है, मतलब जाने की क्रिया के वहां पे ती जुड़ गया है। गंतव्य, ये जो गमन की जो क्रिया है। उसके बाद अनीय, अतुलनीय या अभिनंदनीय, इसमें जो अनीय अंत में आता है, या ये सभी जो तत्व जो आ जाते हैं वो शब्द के अंत में आने के कारण इनको प्रत्यय कहा जाता है। और प्रत्यय के दो भेद हम देख रहे हैं कि पहला हमने देखा कि मूल धातु के साथ जुड़कर आने वाले कृत प्रत्यय होते हैं। तो वो कौन कौन से, उदाहरणार्थ ति, तव्य, अनीय, अन, ये मूल धातु के साथ वहां पे जुड़कर आ जाते हैं। दूसरा है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से जुड़कर बनने वाले तद्धित प्रत्यय, उसको कहा जाता है। मूल धातु के साथ जुड़कर आने वाले कृत प्रत्यय होते हैं और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जुड़कर आने वाले तद्धित प्रत्यय होते हैं। इसको थोड़ा सा याद रखिए, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। मूल धातु के साथ जुड़ने वाले कृत प्रत्यय और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़ने वाले तद्धित प्रत्यय होते हैं। उदाहरणार्थ ता, त्व, य, ता, त्व, य, संस्कृत में अम बालकम, एन बालकेन, आय बालकाय, आथ बालकात, से बालकस्य, ए बालके, इस प्रकार के ये सर्वनाम के साथ, संज्ञा के साथ, विशेषण के साथ जुड़कर आने वाले तद्धित प्रत्यय होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कृत प्रत्यय जो है मूल धातु के साथ ही वहां पे जुड़कर आते हैं। ति, गति, फिर गंतव्य, फिर अनीय, अभिनंदनीय, अभिनंदनीय, अनीय वहां पे आ गया है। इस प्रकार से बालकन या बालकों, इस प्रकार से भी वहां पे आने वाले जो भी कुछ तत्व है वो कृत प्रत्यय कहे जाते हैं, क्योंकि वो धातु के साथ जुड़े हैं सीधे। और यहाँ पे सर्वनाम, संज्ञा के साथ, विशेषण के साथ जुड़कर आने वाले वहां पे हम देखते हैं कि वो तद्धित प्रत्यय है। इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। और ये प्रत्यय जो है हमेशा शब्द के अंत में जुड़कर आते हैं, इसको याद रखिएगा। दूसरा जो संबंध तत्व का प्रकार है वो है परसर्ग। इसको परसर्ग क्यों कहा जाता है, देखिए, प्रत्ययों की तरह ही परसर्ग स्वतंत्र शब्द नहीं होते। मतलब हम देख रहे हैं संबंध तत्व के प्रकार, और हमने संबंध तत्व के बारे में ये भी देखा है कि स्वतंत्र उसका कोई अस्तित्व नहीं है, स्वतंत्र उसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये परसर्ग जो है संबंध तत्व के प्रकार में आता है। और परसर्ग के बारे में कहा जा रहा है प्रत्ययों की तरह ही परसर्ग का स्वतंत्र शब्द, परसर्ग जो है स्वतंत्र शब्द नहीं होते। हिंदी में के, ने, के द्वारा, के साथ, के लिए, की वजह या का, की, के, ये आदि जो भी कुछ विभक्तियां आ जाती है वो सभी के सभी परसर्ग के रूप में वहां पे प्रयुक्त होते हैं। अर्थात के, ने, के द्वारा, के लिए, के साथ या का, की, के, ये किसी भी शब्द के साथ जुड़कर वहां पे प्रयुक्त नहीं होते, वो स्वतंत्र रूप से वहां पे वाक्य में आ जाते हैं, इसलिए उसको परसर्ग कहा जाता है। देखिए,
के, ने, के द्वारा, के साथ, के लिए, का, की, के आदि भाषिक इकाइयां परसर्ग है। क्यों है? देखिए, इन्हें विभक्तियां भी कहा जाता है। व्याकरणिक स्तर पर इसको विभक्तियां भी कहा जाता है, क्योंकि ये पद के साथ प्रत्यय के समान ही जुड़ती नहीं है। मतलब वाक्य में प्रयुक्त होने वाले किसी भी पद के साथ मिलजुल कर नहीं आते, बल्कि वो स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं। अर्थात स्वतंत्र रूप से मतलब उस पद को छोड़कर, जगह देकर जो है, या स्पेस देकर वहां पे लिखे जाए। उदाहरणार्थ, राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें राम ने, ये जो ने है राम के साथ जुड़ा नहीं है, अलग अलग वहां पे लिखा गया है। रावण को, इसमें भी को जो है अलग लिखा है, रावण अलग लिखा है। बाण से, ये भी से अलग है, बाण अलग है। मतलब ये वाक्य में तो प्रयुक्त होते हैं, पदों के साथ आते हैं, परंतु उन पदों के साथ मिलजुल कर वहां पे प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए इसको परसर्ग कहा जाता है। तो ने को, के, ने, के द्वारा, के साथ, ये सभी जो विभक्तियां आती है वो वाक्य में परसर्ग के रूप में इसलिए आती है क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है, किसी भी पद के साथ जुड़ती नहीं है। वाक्य में कुछ स्थान छोड़कर इन्हें लिखा जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें विभक्तियां भी कहा जाता है। मतलब अलग तरीके से या अलग लिखे जाने के कारण, पदों के साथ मिलजुल कर न लिखे जाने के कारण इनको विभक्तियां भी कहा जाता है और इसको परसर्ग भी कहा जाता है। आज अधिकतर भारतीय भाषाओं में विभक्तियां नष्ट हो रही है। मतलब आज हम देख रहे हैं कि भाषा को हम ज्यादा से ज्यादा आसान और संक्षेप में प्रयुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये विभक्तियां जो है या परसर्ग जो है, आज हम देख रहे हैं कि भाषा के प्रयोग के साथ साथ जैसे जैसे समय बीत रहा है, भाषा के संक्षिप्तीकरण की ओर हम बढ़ रहे हैं और उस संक्षिप्तीकरण के कारण वहां पे भाषा से विभक्तियां नष्ट हो रही है, ऐसा देखा जा रहा है। और उनका स्थान जो है परसर्गों ने ले लिया है। मतलब विभक्तियां धीरे धीरे कम हो रही है और ये स्वतंत्र रूप से स्थान देकर लिखने की जो प्रथा है या उसका विलगीकरण जो है, या उसको हम कहेंगे कि स्वतंत्र रूप से पदों के साथ मिलजुल कर लिखने की बजाय वहां पे संयोग और वियोग, ये जो कुछ स्थितियां आती है, संयोग मतलब मिलजुल कर लिखा जाता है और वियोग मतलब थोड़ा सा उसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है या स्पेस देकर लिखा जाता है। मतलब भाषा जो आज संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की बढ़ रही है, वियोग अवस्था की ओर बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि आज परसर्ग का प्रयोग वहां पे हो रहा है। इसलिए मराठी में ला के लिए को, साठी के लिए के लिए, करिता के लिए के लिए आदि इकाइयां परसर्ग है। मतलब मराठी की और हिंदी की तुलना की जाए तो मराठी में ला एक आता है, उसके लिए हिंदी में को कहते हैं। मराठी में साठी एक आता है, उसके लिए हिंदी में के लिए कहा जाता है। मराठी में करिता आता है तो उसके लिए के लिए आदि भाषिक इकाइयां जो है वहां पे परसर्ग के रूप में वहां पे भूमिका निभाती है। गुजराती में या गुजराती भाषा में नौ, नी, ना या का, की, के इसी वर्ग के परसर्ग है। मतलब प्रत्येक भाषा में हम देखते हैं कि भारतीय भाषाओं में ये परसर्ग मौजूद होते हैं और ये वाक्य में तो प्रयुक्त होते हैं लेकिन किसी पद के साथ मिलजुल कर प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए उनको परसर्ग कहा जाता है। और परसर्गों को ही विभक्तियां भी कहा जाता है। विभक्त या अलग अलग लिखे जाने के कारण इसको विभक्तियां कहा जाता है। ये भी थोड़ी सी बात जो है परीक्षा की दृष्टि से याद रखिएगा। तो मुझे लगता है कि ये पहले दो प्रकार जो है आपने समझ लिए होंगे। पहला हमने देखा प्रत्यय और दूसरा परसर्ग। प्रत्यय में हमने देख लिया कि प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के बारे में हमने समझ लिया कि शब्द के अंत में जुड़ने वाले सभी तत्व जो है प्रत्यय कहलाते हैं। उसके दो प्रकार हमने देखे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होते हैं वो मूल धातु के साथ मिलजुल कर आने वाले कृत प्रत्यय होते हैं और संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़कर आने वाले तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो प्रत्यय के भीतर हमने दो उसके उप प्रकार देखे। उसके बाद परसर्ग के बारे में हमने देखा कि परसर्ग जो है वाक्य में प्रयुक्त होते हैं लेकिन किसी शब्द में मिलजुल कर या किसी पद में मिलजुल कर नहीं आते, वो स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं। उसके उदाहरण हमने देखे, ने, को, से, के द्वारा, के लिए, के साथ, ये सभी का, की, के, ये सभी जो है परसर्ग के उदाहरण है।
परसर को ही विभक्तियां भी कहा जाता है, क्योंकि वो वाक्य में किसी शब्द के साथ जुड़कर प्रयुक्त तो नहीं होते या जुड़ती नहीं है, इसलिए वो विभक्त है और इसको ही विभक्तियां कहा जाता है। तो ये दो प्रकार जो है मुझे लगता है आपको समझ में आए होंगे। अगले लेक्चर में इसके आगे के जो प्रकार है, कुल मिलाकर 8 प्रकार हमें संबंध तत्व के देखने हैं। इसके आगे के प्रकार हम अगले लेक्चर में देखेंगे। मुझे लगता है कि ये प्रत्यय और परसर्ग, ये 2 प्रकार आपके समझ में आए होंगे। अगले लेक्चर में अगला जो प्रकार है उपसर्ग, या उसको पूर्व सर्ग भी कहा जाता है, उसको भी हम देखने वाले हैं। और ये ज्यादा कुछ भी कठिन नहीं है, उदाहरण के साथ और थोड़ा सा आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से ये समझ में आता है, ज्यादा कुछ भी कठिन नहीं है। सबसे पहले हमने संबंध तत्वों को समझ लिया है। अब संबंध तत्वों के आधार पर या संबंध तत्वों को समझने के बाद अब हम संबंध तत्वों के प्रकारों को देख रहे हैं, ये संबंध तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा कठिन नहीं है। मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूँ कि आसान से आसान शब्दों में इसको स्पष्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कभी भी मुझे पूछिए। अगले लेक्चर में हम इसके आगे के संबंध तत्व के प्रकार देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।